गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखो, 2 दिन किसी कारणवश मैं नहीं यहाँ पे डिस्कशन कर पाया, बट आई एम श्योर कि पारस सर के साथ आप सभी ने अच्छे से डिस्कशन किया होगा एंड अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू रखा होगा। राइट। आज देखो मंडे है, तो नया वीक फिर से स्टार्ट है आज से, और फिर से हम अच्छे से रेडी हैं इस वीक को भी अच्छे से आज अपनी तैयारी को और भी आगे सुदृढ़ करने के लिए। आई होप आप सभी ने मेंस के एग्जाम देखे होंगे, ठीक है ना। तो मेंस के एग्जाम में आप नोटिस करना काफी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी थे, काफी सारे डायरेक्टली आपके सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन भी थे। तो कोशिश कीजिएगा कि कहीं ना आप अपने जो सिलेबस के अंदर जो कीवर्ड्स है ना, उनको जरा ध्यान से देखो, ताकि कहीं ना कहीं एक आइडिया लगे कि क्या आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं जा रही। तो इस तरह से जो 2023 के क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, तो दे विल गिव यू एन आइडिया कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ कितना हेल्पफुल हो रहा है। राइट। तो देखो, आज के डिस्कशन की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कल उसकी तरफ हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसके पॉइंट कुछ बिल्स भी होंगे कुछ स्पेशल सेशन के रिगार्डिंग, तो उनको भी जैसे जैसे वो आते रहेंगे हम उनके रिगार्डिंग थोड़ी डिस्कशन करते रहेंगे। एक थोड़ी दुखद घटना यहाँ पे देखने को मिली है कि एक जो सोल्जर जो लीव के ऊपर थे, ठीक है ना, मणिपुर के अंदर, तो उनको अबडक्ट किया एंड उनको फिर बाद में मार दिया गया। देखो, ये अपने आप में बहुत ही ना दिल को चोट देने वाली घटना है, ठीक है ना। तो मणिपुर के अंदर अभी भी इश्यूज उतने ज़्यादा सेटल डाउन नहीं हुए। ऑल्दो ये उन ट्राइब से नहीं है जो मीटी और कुकीज जिनके बीच में था डिस्प्यूट, बट फिर भी थोड़ा इसके रिगार्डिंग अभी और डिटेल्स आएंगी तो देखेंगे इसको भी। साथ साथ जो विश्वकर्मा स्कीम है, ठीक है ना, तो वो भी आ चुकी है, ठीक है, पहले भी हमने डिस्कशन किया है, बट मैं क्विकली रिवाइज इसको आपको आज करवा भी दूंगा। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 18 सितंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखो, हमारी टीम ने जो 3 ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया है ना, जिसमें हम 2026 की तैयारी करवाएंगे, वहां पर इस थर्सडे यानी कि 21 सितंबर को आपका एक टेस्ट है। यहाँ पर इस टेस्ट को आप दे सकते हो, इसको अटेम्प्ट कर सकते हो एंड यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि आप इसके अंदर 100% स्कॉलरशिप तक प्राप्त कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि एक अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिल पाए एंड आप चीज़ों को अपनी प्रिपरेशन को और अलाइन कर पाओ। जो सिलेबस है, रजिस्ट्रेशन का लिंक है नीचे मैंने कमेंट्स में दे दिया है, ठीक है, पिन कमेंट भी होगा एंड साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 21 सितंबर को कभी भी दे सकते हो। 1 घंटे का ये आपका टेस्ट रहेगा। राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। देखो, यहाँ पर न्यूज़पेपर में है, बट मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। यहाँ पर जब 15 अगस्त की बात थी ना, जब 15 अगस्त की आपने स्पीच सुनी होगी हमारे प्रधानमंत्री जी की, वहां पर उन्होंने इस स्कीम का अनाउंसमेंट तभी कर दिया था। अभी कल विश्वकर्मा डे था, उस दिन फिर फाइनली इसको लॉन्च किया गया, पर अनाउंसमेंट तभी होगी थी। तो हुआ क्या, पहली बात तो ये समझो, ये क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेक्टर का मतलब क्या होता है सेंट्रल सेक्टर का, कि यहाँ पर पूरी की पूरा पैसा कहाँ से आएगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। यहाँ पर कोशिश क्या करी जा रही है, कोशिश करी जा रही है कि जो हमारे अलग अलग आर्टिसंस है ना, उनको यहाँ पर हम सपोर्ट करें, अपने जो क्राफ्ट पीपल हैं उनको सपोर्ट करें। सर कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं। देखो, जैसे आपके ना, जैसे लुहार होते हैं, तरखान होते हैं, ठीक है ना, इसी तरह से आपके जो राज मिस्त्री होते हैं, आपके जो खिलौने बनाने वाले लोग होते हैं, कुछ डॉल बनाने वाले लोग होते हैं, कोई नाई हो सकता है, ठीक है ना, वॉशरमैन आपके हो सकते हैं, आपके दर्जी हो सकते हैं। ये इस तरह से अलग अलग जो प्रोफेशन वाले होते हैं ना, तो इनको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं अपने आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल्स की कैटेगरी के अंदर। ध्यान रखना, दोनों के लिए है, रूरल के लिए भी और अर्बन इंडिया के लिए, दोनों को सपोर्ट करने के लिए हम ये स्कीम लेकर आए हैं। टोटल फाइनेंशियल आउटले कितना है, 13,000 करोड़ का। ये सारी डिटेल्स ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये देखो, 13,000 करोड़ फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर आप नोटिस करना, तो यहाँ पर 5 साल का इसका आउटले है, 2023-24 से लेकर 27-28 तक का। इसके अलावा कुछ और अगर आप नोटिस करो, तो कहीं ना कहीं हम जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, ताकि इनको थोड़ा हम और एनहेंस कर पाए। यहाँ पर बेनिफिट्स और क्या हो सकते हैं, इनको यहाँ पर देखो 1 लाख तक का क्रेडिट सपोर्ट मिल जाएगा फर्स्ट ट्रांच के अंदर। फिर उसके बाद 2 लाख का क्रेडिट सपोर्ट भी इनको सेकंड के अंदर मिल सकता है, एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। इसके साथ में ही और बेनिफिट्स क्या होंगे, ये देखो, यहाँ पे इनको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिलेगा, आईडी कार्ड मिलेगा, स्किल अपग्रेडेशन हो गया, बेसिक एंड एडवांस ट्रेनिंग हो गया, साथ साथ एक टूल किट मिलेगी, मतलब बेसिकली इंसेंटिव मिलेगा 15,000 रुपए तक का, और कोलेटरल फ्री क्रेडिट तो मैंने आपको बता ही दिया 1 लाख तक का, और सेकंड ट्रांच के अंदर 2 लाख तक का एट कंसेशन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में ही ना, एक देखो, कल एक न्यूज़पेपर में था, ठीक है, एक्चुअली कल का ही न्यूज़ है,
कल ठीक है, हम संडे को डिस्कस नहीं करते, पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी तो डेफिनेटली मैंने सोचा इसको भी हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर पता क्या हुआ है, ये कल अनवील कर दिया गया है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, आप टूरिज्म के बारे में ना अपना पढ़ते होंगे अपनी इकोनॉमी के लेक्चर्स के अंदर, राइट? अब टूरिज्म जब आप पढ़ते हो ना, तो उसमें एक टाइप ऑफ टूरिज्म आता है जिसको बोलते हैं माइस टूरिज्म। सर माइस टूरिज्म तो शायद हमने कभी नहीं सुना। देखो माइस टूरिज्म का मतलब होता है, MICE का मतलब होता है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन। सर कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल देंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी G20 हुआ, बिल्कुल। अब G20 में आप नोटिस करो कितने बड़े-बड़े लोग आए, ठीक है ना? हज़ारों ही लोग आए, सही बात है। और दूर-दूरों से लोग आए एंड कहीं न कहीं यहाँ पर ये कहीं ठहरे होंगे, यहाँ पर इकट्ठे ही इनके साथ ना मतलब मीटिंग हुई होगी जहाँ पर हज़ारों ही डेलीगेट साथ में बैठ के डिस्कशन किए होंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह के टूरिज्म को क्या बोलते हैं? माइस टूरिज्म। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग ने ना यूएसए का सुना होगा, लास वेगास का नाम आप जानते होंगे। देखो लास वेगास के अंदर ना क्या होता है कि बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी के एग्जीबिशंस होते हैं। उसी तरह से आपको सिंगापुर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। चलो और छोड़ो, आपने फ्रांस का जो कांस फिल्म फेस्टिवल सुना है? सर वहाँ पर तो बहुत बड़े-बड़े दुनिया के जो बॉलीवुड एक्टर्स, ठीक है ना, हॉलीवुड एक्टर्स सारे आपस में मिलते हैं। तो अपने आप में ना यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत कुछ बड़ा एग्जीबिशंस हो सकते हैं, कुछ बड़ी-बड़ी मीटिंग्स हो सकती हैं। उसी तरह से जैसे आपने दुबई एक्सपो के बारे में सुना होगा, वहाँ पर ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिलती है। पर इंडिया में क्या आपने कभी सोचा कि इस तरह के बड़े-बड़े आपको बिल्डिंग्स देखने को मिले? नहीं, इंडिया में बहुत कम है। अभी हमने जैसे ना अब ये नोटिस किया था, ये जो ठीक है ना, G20 के लिए भारत मंडपम था, वो आपने नोटिस किया होगा, उसकी फोटोज़ देखिए कितनी बड़ी थी। अब इंडिया में ना माइस टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है, उस वजह से ना हमने यहाँ पर ये जो मैं बात कर रहा हूँ यशोभूमि, इसको यहाँ पे इसके कन्वेंशन सेंटर को यहाँ पे अनवील किया गया है। यहाँ पे आप नोटिस करना, इसकी ज़रा ना मैग्नेनिमिटी को समझना। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका बाहर का लुक है, ठीक है? इस लुक में अगर आप नोटिस करोगे ना, ये जो आप सामने देख पा रहे हो ना, ये क्या है? ये सारा जो कोई पोस्टर नहीं है ये वाला जो सामने दिख रहा है, ये एलईडी फैसाड है, ठीक है ना? ये और ये इंडिया का सबसे बड़ा एलईडी फैसाड है। तो कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी हो, तो हम यहाँ पे इतने बड़े टीवी स्क्रीन ऐसा मान लो, इसके ऊपर डिस्प्ले कर पाएँगे। साथ में ही ये है इसका ऑडिटोरियम, ठीक है ना? आप ऑडिटोरियम आप नोटिस करो, यहाँ पर एक ही टाइम के ऊपर 6000 लोग बैठ पाएँगे। सर ये रेड वाली तो सीट्स हैं यहाँ पे, ये आगे व्हाइट-व्हाइट क्या है? अरे ये भी सीट्स हैं, ये देखो, ये आगे से ऐसा दिखता है, ठीक है ना? तो समझे? तो कल को कोई भी इस तरह से बड़ा, चाहे इसमें आप मान लो किसी, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे रिलायंस है, मान लो रिलायंस ने अपने एम्प्लॉइज़ को सबको एक जगह पे बुला बुला के कुछ मीटिंग्स करनी है, कुछ या फिर अनाउंसमेंट करनी है बहुत बड़ी, जिसमें 5-6 हज़ार लोग आएँ, तो यहाँ पर वो कर पाएँगे। ऐसे कोई भी कंपनी मतलब इस तरह से ये चीज़ कर सकती है, यहाँ पे इसको यूटिलाइज़ कर सकती है। कोई बाहर के डेलीगेट्स आएँ, वो यहाँ पे इस तरह से इनको हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स से कल को मतलब ना जैसे आईपीएल की ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशन मतलब क्या जो होते हैं ना, जहाँ पे ऑडिशन नहीं बोलूँगा, आईपीएल के जो जहाँ पे उनको ठीक है बोली लगाई जाती है उनके रिगार्डिंग, तो वो सब होना हो, उसके रिगार्डिंग कुछ मीटिंग्स वगैरह होनी हो, वो यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे किया जा सकता है। उसके अलावा देखो यहाँ पे आपको बॉल रूम्स वगैरह देखने को मिल जाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पार्टी वगैरह करनी हो, कुछ गेस्ट को कुछ डिनर वगैरह करवाना हो, तो इसने बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे इनको किया जा सकता है। एक ही टाइम के ऊपर 2500 गेस्ट यहाँ पे एक टाइम पे अकोमोडेट हो सकते हैं इस बॉल रूम के अंदर। अदरवाइज़ अगर आप पूरे यहाँ पे इसकी बात करोगे, तो यहाँ पर तो एक टाइम के ऊपर मतलब अगर मैं पूरे इस यशोभूमि की बात करूँ, तो एक टाइम के ऊपर 11,000 गेस्ट की यहाँ पे टोटल कैपेबिलिटी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप नोटिस करो, तो ये हमने बनाया है कितने एरिया के अंदर, 73,000 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर। टोटल हमारे पैसा लगा है कितना, 5,400 करोड़ का पैसा लगा है। और यहाँ पर आप नोटिस करना, ये पूरा एरिया इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है ना? तो अगर टोटल मतलब टोटल प्रोजेक्ट एरिया की बात करें तो 8.9 लाख स्क्वायर मीटर है, ठीक है? टोटल बिल्ट अप एरिया इतना है। इतना ध्यान नहीं रखना, बट कहने का मतलब ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा आपको यहाँ पे सेंटर देखने को मिल जाएगा। ये पूरी डिटेल्स दे रखी है, मैंने वही चीज़ें आपको समझाई, लार्जेस्ट एलईडी समझा दिया, आपको किस तरह से अलग-अलग यहाँ पे ऑडिटोरियम्स हैं, ठीक है ना? बॉल रूम्स हैं, मीटिंग रूम्स हैं इसके अलावा, तो टोटल 11,000 जो डेलीगेट्स हैं, एक ही टाइम के ऊपर मीटिंग कर सकते हैं, 3,000 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। तो अपने आप में ना माइस टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया का ये बहुत-बहुत बड़ा कदम है, ठीक है ना? कल को कोई बड़े-बड़े एक्ज़िबिशन्स होंगे ना, तो बहुत आराम से यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम सस्टेनेबिलिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो भी पूरा यहाँ पे चीज़ें यूज़ करी गई हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी है, ठीक है? अंडर वाटर वेस्ट वाटर रीयूसेज है, तो ये काफ़ी अच्छा अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कदम है, ठीक है ना? इस तरह मान लो कुछ एग्जीबिशन लगाना हो तो यहाँ पे आराम से लगाया जा सकता है, कितना बड़ा यहाँ पे है, ठीक है ना? तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा एक यशोभूमि के बारे में एक आइडिया आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज़ स्पेस इज़ द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर इंडो यूएस कोलैबोरेशन। तो इंडिया के एम्बेसडर जो हैं यूएस के, उन्होंने आउटलाइन किया है कि आने वाले टाइम के अंदर जो इंडिया और यूएस है ना,
उसकी जो कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस वो आने वाले टाइम के अंदर और भी बहुत ज़्यादा बढ़ती ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, इंडिया के बीच में ना आईसेट एक इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सर इसका क्या मतलब होता है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का? देखो यहाँ पर ना इन्होंने, इंडिया और यूएस ने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कल मेंस में क्वेश्चन भी आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है ना। उसी तरह से क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर लें, सेमीकंडक्टर्स की बात कर लें, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लें, इन सभी क्रिटिकल और इमर्जिंग एरियाज के अंदर ना हम कैसे कोलैबोरेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। 5G और 6G की टेक्नोलॉजी जो आने वाली हैं उनके ऊपर कैसे वर्क करें। आपका जो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क है तो उसके अंदर क्या चीज़ करी जा सकती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो ये कुछ हमारे जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे हमने जो बनाई हैं, ठीक है, जो कि हमने देखी हैं, ठीक है, रेडियो एक्सेस ही है, ठीक है, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क ही इसको आप लिखिएगा। ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है इंडिया और यूएस के, जब हमने रिलेशनशिप डिस्कस किए थे, उसमें हमने इसको भी डिस्कस किया था। तो ये सारे अलग-अलग चीज़ें जब क्वाड समिट के टाइम इसको लॉन्च किया गया था आईसैट को, इसके अंदर हम और अपने कोलैबोरेशन को बढ़ा रहे हैं, कंट्रीज़ की गवर्नमेंट साथ में आ रही हैं। इसके अलावा ना एनआईएसएआर के बारे में जानते होंगे, यहाँ आपका नासा हो गया, इसरो हो गया, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्विंग जो मिशन है वो भी आपको आइडिया है। साथ-साथ इंडिया स्पेस पॉलिसी जो 2023 की है ना, उसके अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इंडिया और यूएस के जो प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स हैं वो आपस में कोलैबोरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सारा स्पेस सेक्टर के अंदर इंडिया और यूएस के अंदर कंट्रीब्यूशन या फिर जो कोलैबोरेशन है वो धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है। राइट? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज़ आयुष्मान भव कैंपेन। समझते हैं इस चीज़ को। देखो आप सभी ने ना आयुष्मान भारत के बारे में पक्का सुना होगा। बिल्कुल सुना है सर, ठीक है ना? बहुत बार हमने डिस्कस किया। तो कौन-सी मिनिस्ट्री है यहाँ पे आयुष्मान भारत के रिगार्डिंग? ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो दरअसल में जो आयुष्मान भव कैंपेन है ना, ये भी इसी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। गलती मत करना कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लिखा हो, कि आयुष यहाँ पर है, आयुष वहाँ पे है, नहीं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अब समझना इस चीज़ को, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। देखो हमारा एजेंडा पता क्या है? हेल्थ देखो हम जानते हैं क्या होनी चाहिए? अफोर्डेबल होनी चाहिए, ठीक है ना? अवेलेबल होनी चाहिए और साथ-साथ क्या होनी चाहिए? एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है ना? ये 3 ए अवेलेबल होने चाहिए हमारे विद रिगार्ड्स टू हेल्थ केयर। बिल्कुल सही बात है। और हमारा जो आयुष्मान भारत है काफ़ी अपने आप में अच्छा इनिशिएटिव है, ऑल्दो थोड़े कंसर्न्स हैं, बट हमारी कोशिश है कि कहीं न कहीं हर इंसान तक हम ये तीनों चीज़ें पहुँचा पाएँ, कि हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर पहुँचा पाएँ। पर तब भी ना हमारे एफर्ट्स के बावजूद भी ये चीज़ नहीं हो पा रही, ठीक है ना? तो हम इस कैंपेन के माध्यम से ना उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास इसके अंदर कंपोनेंट है आपके द्वार 3.0। कुछ लोगों को जिनको मान लो जो बेनिफिशियरीज तो हैं पर उनको एक्सेस नहीं मिल पाया, तो उन तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आयुष्मान कार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से आयुष्मान मेलाज यहाँ पे हम लगाएंगे, कहाँ पे? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के ऊपर। यहाँ पर क्या होगा ना, इन मेलाज की मदद से लोगों तक थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी, एंड साथ ही साथ यहाँ पर हम जो इनकी डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसको आभा बोलते हैं, वो डिजिटल हेल्थ आईडी वगैरह इनको इशू करी जा सकती है, ठीक है ना? उनका मतलब आईडी बन जाएगी। आयुष्मान सभाज़ ऑर्गेनाइज़ होंगी हर विलेज, हर पंचायत के अंदर। ये थोड़ा पूरा ना अवेयरनेस के ऊपर कंपोनेंट है, कि कहीं न कहीं लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, तो आयुष्मान सभा उसके लिए है। मेलाज़ के अंदर आपकी आईडीज़ वगैरह हो गया, आपके द्वार के अंतर्गत कहीं न कहीं आपको जो आयुष्मान कार्ड्स हैं, वो यहाँ पे देने की कोशिश करी जा रही है। तो फ़ोकस यही है कि हर गाँव, हर शहर तक हम पहुँचे, जहाँ तक लोगों तक हम नहीं पहुँचा पाए हैं इस इनिशिएटिव को, वो लेके जाएँ, लोगों को इसके बारे में आइडिया हो, ये यहाँ पे आयुष्मान भारत कैंपेन इंश्योर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोश हैशना, ठीक है ना? तो इसको देखो थोड़ा बस नाम ध्यान में रख लो। अभी क्या हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको यहाँ पर बधाई दी थी इस चीज़ के रिगार्डिंग। दरअसल में ये नाम क्या है ना, इसको बोलते हैं, ये हिब्रू के अंदर है, ठीक है? जिसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि साल की शुरुआत। जैसे कुछ लोग तो बोलते हैं ना कि मतलब साल की शुरुआत 1 जनवरी को होती है। अब अलग-अलग टाइम लोग ना अलग-अलग अपने हिसाब से मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली से साल की शुरुआत होती है, कुछ लोग बैसाखी वाले दिन को साल की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, तो अपने-अपने ठीक है ना, अपने-अपने मान्यताएँ हैं। उसी तरह से इज़राइल के अंदर ये मान्यता है कि वो जो ये पर्टिकुलर डे होता है ना, इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं एज़ अ ज्यूइश न्यू ईयर, और ये 2 दिन के लिए यहाँ पे लास्ट करता है। उनके जो हिब्रू कैलेंडर है, उसके हिसाब से ये उनका जो पहला साल का दिन होता है। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इट इज़ यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर इसका क्या मतलब है? देखो ये यहाँ पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि इस पोर्टल को डिज़ाइन किसने किया है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। इसके अंदर किया क्या जा रहा है? इसके अंदर ना हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि क्रॉप एस्टिमेट्स को अच्छे से हम जनरेट कर पाएँ, ताकि जो भी हमारे पास डेटा आए, वो एक सेंट्रलाइज़्ड मैनर के अंदर आए। जब इस तरह से एक प्रॉपर और सेंट्रलाइज़्ड डेटा हमारे पास होगा, उसके बेस के ऊपर ना हम कुछ भी आगे प्रेडिक्शंस करना हो,
कुछ भी अपने डिसीजन लेने हो वो अच्छे से कर पाएंगे। जैसे हमें चीज़ों का दाम अच्छे से पता लग पाएगा, कितना ट्रेड करना है, कितना हमने प्रोक्योर किया, कितना अभी स्टॉक के अंदर है, ये सारी चीज़ें हमें पता लग पाएंगी। अदरवाइज अभी क्या होता है ना, अभी प्रॉपर डेटा ही नहीं है, और डेटा है तो बहुत ही आउटडेटेड डेटा है, रियल टाइम के अंदर डेटा अपडेट नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, ये जो यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, ये इन मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन होगा, एक सेंट्रलाइज्ड डेटा यहाँ पे होगा। अलग अलग जगह से हमें ऐसा नहीं है कि अच्छा कि हमें देखना है कि कितना क्रॉप को प्रोक्योर किया, उसके लिए कहीं अलग जाना पड़ रहा है, कितना स्टॉक में है उसके लिए कहीं अलग जाना पड़ रहा है। ठीक है ना, कितना प्राइस चल रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर दिया, इसके लिए किसी तीसरे पोर्टल पे, फिर चौथे पोर्टल पे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, हमने एक सिंगल पोर्टल बना दिया, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, तो पूरा डेटा हमारे पास स्टैंडर्डाइज यहाँ पे हो गया। अब डेटा स्टैंडर्डाइज है, उसका एनालिसिस करना, उसके ऊपर एडवांस एनालिटिक्स को अप्लाई करना बड़े आराम से किया जा सकता है, एंड उस हिसाब से क्या होगा, हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है वो थोड़ी बेहतर ढंग से हम कर पाएंगे। ठीक है ना, कुछ भी दिक्कत आती है कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे। अगर कुछ भी क्राइसिस आ जाता है, प्रॉपर यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जा पाएंगी। ठीक है ना, सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, एंड प्रॉपर एक अच्छे इंसाइट्स यहाँ पे आ पाएंगे। कुछ एल्गोरिथम्स को भी यहाँ पे डेवलप करने की बात करी गई है। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जो यूजर है उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लग एंड प्ले का एक तरह सिस्टम है कि आप आराम से जाइए, उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट वगैरह आपको मिल जाएगी, कितना डेटा है, एंड सारे आपके स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे अकॉर्डिंगली बेनिफिट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग, जो आपको पता होने चाहिए। आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में एक बार आंसर बताना कि आपके हिसाब से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। साथ में ही दो क्वेश्चन साथ में आपको और भी दे रहा हूँ। एक आयुष्मान भारत के रिगार्डिंग मैंने आपको इसलिए दे दिया ना, क्योंकि आज पढ़ा ना अभी जो हमने पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, तो उसके साथ ये लिंक्ड क्वेश्चन है, ताकि जस्ट चेक करने वाला है कि आपका जो स्टैटिक नॉलेज है विद रिगार्ड्स टू आयुष्मान भारत वो कितनी ठीक है। एंड दूसरा आपका क्वेश्चन रहेगा नेविक के रिगार्डिंग। ठीक है, पारस सर ने आई थिंक सैटरडे आपके साथ नेविक डिस्कस किया था, तो उसके रिगार्डिंग ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है ना, लास्ट थर्सडे, हाँ बिल्कुल थर्सडे को मैंने आपको होमवर्क दिया था ऑपरेशन पोलो के बारे में। ठीक है, थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ। ऑपरेशन पोलो हमने उसके दिन याद है डिस्कस किया था विद रिगार्ड्स टू हैदराबाद के अंदर जो हमने पुलिस एक्शन देखा था, वो था ऑपरेशन पोलो। और यहाँ पर क्या लिखा है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशन टू सीज कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। नहीं, इसका क्या नाम था मुझे ये बताओ चलो। ये था ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है ना, इस वजह से गलत हो गया। सेकंड है कोणार्क टेम्पल, क्या इसको व्हाइट पकोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? द आंसर इज फॉल्स, इसको जानते हैं हम ब्लैक पकोड़ा के नाम से। पूरी हिस्ट्री हमने डिस्कस करी थी, कैसे कैसे शिप्स वगैरह थी जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। सतत इनिशिएटिव की बात करें तो ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स थी। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे। एक मैंने होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू आपका नीपा वायरस। नीपा वायरस के रिगार्डिंग था कि कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब देखो, अगर आप सीधा चौथी स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ लोगे ना, तो आप नोटिस करोगे इसका बोल रहा है कि इसकी जो वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डेवलप करी है। ये अपने आप में गलत बात है। हमने देखा था कि वैक्सीन हमारे पास प्रॉपर कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना, तो देर इज नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल फॉर दिस। ठीक है ना, तो चौथा स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। बाकी ठीक है, फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, बिल्कुल 40 से 75% के बीच में है। एनिमल्स मतलब ह्यूमंस में फैलता है, बेसिकली एक जूनोटिक डिजीज है, तो ये भी करेक्ट है। सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इस केस में हो जाएगा। उसी तरह से मैंने आपको अकीरा के रिगार्डिंग एक होमवर्क दिया था। तो अकीरा क्या है, अपने आप में एक रैंसमवेयर है। अब आप रैंसमवेयर के बारे में जानते ही होंगे। बेसिकली मान लो आपका सिस्टम है ना, तो कई बार क्या होता है, आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। ठीक है ना, और बोला जाएगा कि आप हमें पैसा दो इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर, या बिटकॉइन के अंदर हमें पैसा ट्रांसफर कर दो, एनीथिंग लाइक दैट। तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे रैंसमवेयर। ठीक है ना, तो आपका डेटा वगैरह सारा यहाँ पे अकॉर्डिंगली लॉक कर दिया जाता है आपको, या फिर चोरी कर लिया जाता है। एंड अगर आप उनको पैसा नहीं पे करते हो, तो ये डेटा को ना बोलते हैं कि हम आपको डार्क वेब के ऊपर यहाँ पे इसको लीक कर देंगे। तो अकीरा जो है ना, वो भी इस तरह का ही एक रैंसमवेयर हमें देखने को मिल जाता है। तो जो सर्टिन था ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है हमारी इंडिया की, उसने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर वायरस के रिगार्डिंग यहाँ पे वार्निंग इशू करी थी। ठीक है, आपका चाहे विंडोज हो लिनक्स हो, उनको यहाँ पे टारगेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।